IAS 2 इन्वेंट्री का बात कर रहे थे। हम लोग बात किए कि इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। उसको वैल्यू करना है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। कॉस्ट मतलब या तो एक्चुअल कॉस्ट इफ इट इज पॉसिबल, बट इफ वी आर डूइंग इन वॉल्यूमिनस ट्रांजेक्शंस it is impracticable or impossible to compute actual cost, then we follow FIFO or average method. और NRV मतलब sales value minus cost to complete minus cost to sale। मतलब अगर कोई इनकम्प्लीट चीज है, रॉ मटेरियल है, WIP है, उसको फिनिश गुड्स बनाने में जो खर्चा लगेगा और फिर फिनिश गुड्स जो दाम में बिकेगा तो सेल में से पहले खर्चा लेस करेंगे। और अगर कोई सेल करने में भी खर्चा लगेगा, कोई सेलिंग ओवरहेड, कैरेज, आउटवर्ड कमीशन कुछ भी लगेगा, वो भी लेस करेंगे, देन NRV। दोनों में जो लोअर होगा उसको अपने मानेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या होगा? जितना भी अपने टोटल खर्चा लगा है, मटेरियल का, लेबर का, सबका, सारा खर्चा में से जो इन्वेंट्री का वैल्यू है वो लेस कर देंगे, तो नेट में आ जाएगा जो हमने बेच दिया उसका कॉस्ट। उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। और सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और जो इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल में माइनस करेंगे वही इन्वेंट्री बैलेंस शीट में इन्वेंट्री बोल के दिखाया जाएगा। यानी कि एक प्रॉफिट निकालने में कॉस्ट ऑफ सेल में से इन्वेंट्री लेस करेंगे, और दूसरा सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करके प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन इन्वेंट्री तो मेरा एसेट्स है, अभी मेरे पास है, तो बैलेंस शीट में उसको करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री बोल के डिस्क्लोज करेंगे। इन्वेंट्री विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, एंड inventory will be disclosed in the balance sheet as a current asset. Inventory includes raw material, work in progress, finished goods, stores and spares. Inventory as per IAS 2 does not include, multiple choice में क्वेश्चंस है। एक, इन्वेंट्री के अंदर कोई भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेंट्री नहीं आएगा। मेरे लिए आप सब इन्वेंट्री है, वो IAS 2 में नहीं आएगा। इन्वेंट्री कंस्ट्रक्शन बिजनेस का इन्वेंट्री यहां नहीं आएगा। कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंगेज्ड है, रोड बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, तो बिल्डिंग आधा बना है, पूरा नहीं बना है, वो इन्वेंट्री यहां नहीं आएगा। तीसरा, अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स वगैरह है, वो सब आपका बिजनेस है, आप खरीदते बेचते हो, वो यहां नहीं आएगा। इन्वेंट्री वो चीज नहीं होता है जो चीज आप खरीदे और फिर बाद में बेचोगे एज एन इन्वेस्टमेंट। मान लो मैंने कोई जगह खरीदी, उसका जब दाम बढ़ जाएगा मैं बेचूंगा, वो इन्वेंट्री नहीं है। मेरा काम जगह खरीदना और बेचना नहीं है। जो चीज का आपका बिजनेस है वो चीज इन्वेंट्री है, लेकिन ये सबको छोड़कर इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। कॉस्ट क्या होगा? मटेरियल का खर्चा, मटेरियल को मंगाने का खर्चा, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब लेबर, ओवरहेड्स, और लोन अगर लिए हैं तो लोन का इंटरेस्ट भी इन्वेंट्री में जुड़ सकता है। कब जुड़ेगा आगे बात करेंगे, लेकिन ये नहीं बोलना है नहीं जुड़ेगा। इंटरेस्ट कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री if it satisfy the condition of IAS 23। IAS 23 के अंदर बहुत सारा बात है, इसलिए यहां बात नहीं करने। फिर NRV मतलब बात की सेल माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में बी कंप्यूटेड बाय 2 मेथड्स, FIFO या एवरेज मेथड। FIFO मतलब पुराना सारा बिक गया है, खत्म हो गया है, रिसेंट जो खरीदे वो अपने पास है, रिसेंट जो बनाए वो अपने पास है। एवरेज मतलब दो तरह से, या तो पीरियोडिक या कंटिन्यूअस। पीरियोडिक मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड निर्धारित कर लिए, वीक, तो वीक में जितना बार खरीदे सबको मिला के एवरेज। और कंटिन्यूअस मतलब जब खरीदेंगे तब एवरेज चेंज होगा, जब बनाएंगे तब एवरेज चेंज होगा, जब एडिशन होगा एवरेज चेंज होगा। पीरियोडिक एंड कंटिन्यूअस। डिस्क्लोजर देना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स में। आपके पास रॉ मटेरियल कितना रुपया का है, WIP कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कितना है, जोड़कर टोटल। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में टोटल से ही एडजस्टमेंट करना है। नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना है ब्रेकअप। नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना है मेथड कौन सा फॉलो किया, FIFO, एवरेज, क्यों वो फॉलो किया, व्हाई यू हैव अप्लाइड दैट। नोट्स में लिखना है अगर कोई इन्वेंट्री का NRV कॉस्ट से कम है, क्यों कम था, कितना इन्वेंट्री का NRV पे वैल्यू किए थे, कारण क्या था, उसका NRV नीचे क्यों गिरा, वो आपको नोट्स में डिस्क्लोज करना है। यानी कि दीज आर द डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटर। तो अगर हम लोग किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसमें ये डिस्क्लोजर्स रहते हैं। फिर एवरेज मेथड और FIFO का एक एग्जांपल दिया, वो आ रहा हूं मैं।
और फिर उसके बाद नया आईएएस चालू हो रहा है। एक बार इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन डील करते हैं, आंसर आप ही लोग बोलेंगे, गलत होगा कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन है IAS 2 इन्वेंट्रीज स्टेट्स दैट, मल्टीपल चॉइस है, नहीं मल्टीपल चॉइस नहीं है, मल्टीपल चॉइस के अंदर ही मैं बोला था ना 3-3 नंबर का लिखने भी आता है, तो वैसे 3 नंबर का शॉर्ट में लिखना है। IAS 2 इन्वेंट्रीज स्टेट्स दैट व्हेन इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट, स्पेसिफिक कॉस्ट, FIFO एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट calculated on periodic basis or at each additional shipment is required. Language क्या बोल रहे हैं? IAS 2 inventory states that when inventory is valued at cost, comma specific cost. Specific cost मतलब आपको एक्चुअली उसका कॉस्ट पता है, तो फिर आप FIFO या एवरेज क्यों लगाओगे? मान लीजिए आपका डायमंड का बिजनेस है, आपने 4 अलग अलग डायमंड खरीदे, कोई 2 लाख का, कोई 20,000 का, कोई 5 लाख का, अलग अलग। तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे 4 में से 1 बेचा है तो 3 का एवरेज, क्यों? आपको तो तीनों का पता ही है। सो व्हेन यू नो द स्पेसिफिक कॉस्ट, नो FIFO, नो एवरेज। इन केस ऑफ प्रीसियस कमोडिटीज इस FIFO ये सब नहीं लगाना चाहिए। आपको तो सबका अलग अलग पता है, कौन सा बिका है वो पता है, तो जो नहीं बिका उसका खर्चा जब पता ही है तो FIFO एवरेज में क्यों जाएंगे? तो बोल रहा है IAS 2 इन्वेंट्रीज स्टेट्स दैट व्हेन इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट, स्पेसिफिक कॉस्ट, कॉमा FIFO एंड वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज ब्रैकेट में लिख रहे हैं, कैलकुलेटेड ऑन अ पीरियोडिक बेसिस और एट ईच एडिशनल परचेज, ब्रैकेट क्लोज्ड, इज रिक्वायर्ड। बोलता है IAS 2 ये बोलता है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, समझा रहा है कि IAS 2 बोलता है इन्वेंट्री को कॉस्ट पे वैल्यू करना है। कॉस्ट स्पेसिफिक कॉस्ट हो सकता है, FIFO हो सकता है, वेटेड एवरेज हो सकता है, वेटेड एवरेज पीरियोडिक हो सकता है, और या जब एडिशन होगा तब एवरेज निकालना है, ऐसा हो सकता है। In no more than 30 words, क्वेश्चन बोल रहा है in no more than 30 words, बेसी से बेसी 30 words, state the rule in IAS 2 about the use of the following cost formulae for inventory. In no more than 30 words, state the rules in IAS 2 about the use of the following cost formulae for inventory. नीचे उन्होंने 2-3 मेथड दिए, बोलता है इनका यूसेज बताइए IAS 2 में 30 वर्ड के अंदर। 3 पॉइंट लिखा है, A स्टैंडर्ड कॉस्ट, B रिटेल मेथड, C LIFO मेथड। A स्टैंडर्ड कॉस्ट, B रिटेल मेथड और C LIFO मेथड। A स्टैंडर्ड कॉस्ट, B रिटेल मेथड, C LIFO। क्वेश्चन बोल रहे इन नो मोर देन 30 वर्ड्स स्टेट द रूल्स इन IAS 2 अबाउट द यूज ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर्मूले फॉर इन्वेंट्री। A स्टैंडर्ड कॉस्ट, B द रिटेल मेथड एंड C LIFO मेथड। क्या लिखेंगे हम लोग? बोलेगा हम लोग तो यहां कोई बात नहीं किए, क्योंकि कहीं ना स्टैंडर्ड कॉस्ट बात किए, कहीं ना LIFO बात किए और कहीं ना रिटेल बात किए। थोड़ा सा बुद्धि से लिखना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट माने क्या? स्टैंडर्ड मतलब वो एक्चुअल नहीं है, वो होना चाहिए, इतना खर्चा लगना चाहिए। तो क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना इन्वेंट्री को स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू कर सकती है? नहीं कर सकती, ठीक है। बात यह है, कभी कभी ऐसा हुआ कि मान लो हम सामान बना रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन करने के टाइम पे लेबर लोग का स्ट्राइक हो गया, या मशीन टूट गया, या कुछ ज्यादा वेस्टेज हो गया, तो हमारा एक्चुअल खर्चा तो ज्यादा लग जाएगा। लेकिन हम लोग पिछले दिन बात किए कि कोई भी एबनॉर्मल कॉस्ट इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि अगर आपका कोई वेस्टेज हुआ, लेबर स्ट्राइक हुआ, मशीन टूट गया, उसके कारण जो पैसा लगा वो इन्वेंट्री में नहीं जुड़ेगा। तो इनडायरेक्टली तो आप वो खर्चा लगा फिर भी नहीं जोड़ रहे हो। इसका मतलब आप खर्चा क्या जोड़ना चाह रहे हो? जो लगना चाहिए। आप एक्चुअल को नहीं ले रहे हो, आप वो ले रहे हो जो लगना चाहिए।
इसका मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट पे इन्वेंट्री वैल्यू होता है, बिकॉज एबनॉर्मल को हटा रहे हैं, इसका मतलब क्या, नॉर्मल को ही तो ले रहे हैं ना, तो नॉर्मल का मतलब अल्टीमेटली घुमा के मीनिंग क्या हुआ, स्टैंडर्ड कॉस्ट। लेकिन हम लोग ये नहीं बोलना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई स्ट्राइक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई अबनॉर्मल खर्चा नहीं हुआ, फिर भी स्टैंडर्ड कॉस्ट, तब तो फिर स्टैंडर्ड और एक्चुअल सेम ही रहेगा, जो लगना चाहिए वही लगा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका एक्चुअल खर्चा लगा है 100 रुपया और स्टैंडर्ड है 80 रुपया, तो ये लोग बोलते हैं आपने स्टैंडर्ड 80 निकाला कैसे, जब आपका 100 लगा, हाउ कैन यू से योर स्टैंडर्ड कॉस्ट इज 80। इसका मतलब तो मान लो कोई स्टूडेंट है जिसका पास होने का लाला पड़ा है और हम उसके लिए स्टैंडर्ड डिटरमाइन किए, रैंक लाएगा ऑल वर्ल्ड, तो उठ पटांग स्टैंडर्ड है। यानी कि यू कैन यूज स्टैंडर्ड कॉस्ट बट इट शुड बी प्योरली रेलिवेंट विद द एक्चुअल कॉस्ट, एंड एनी हाउ वी आर इग्नोरिंग एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल थिंग्स, तो इनडायरेक्टली तो इन्वेंट्री स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू हो भी रहा है। यानी कि लैंग्वेज ऐसा बोलते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कैन बी यूज फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इफ इट अप्रोक्सीमेटली इक्वेट्स एक्चुअल कॉस्ट। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट के आसपास है, बराबर है, तो हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट पे इन्वेंट्री वैल्यू कर सकते हैं। और वैसे भी हम लोग एबनॉर्मल खर्चे नहीं लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड को ही जन्म देते हैं। रिटेल, रिटेल मेथड मतलब मान लीजिए कोई दुकान है, अभी हम लोग ब्रेक लिए थे, नीचे कोई दुकान में जाके हम लोग बिस्किट का पैकेट खाए, समझ लीजिए, उसके बाद बहुत सारा बिस्किट का पैकेट पड़ा होगा, आप ही के लिए थोड़ी ना अकेला के लिए था, मान लीजिए देयर वेर 100 पैकेट्स, उसमें से 2 आपको उन्होंने दिया, फिर कोई 2 ले गया, फिर उसका दुकान में आ गया, तो अब वो ऐसे अगर गिनेगा ये वाला बिस्किट ये वाला था, माथा खराब हो जाएगा। रिटेल ऑर्गेनाइजेशन क्या, वॉल्यूमिनस ट्रांजेक्शंस, डेली दुकान में हजारों बिक रहा है, हजारों आ रहा है जा रहा है, तो रिटेल के अंदर तो हम लोग रिटेल मेथड ही फॉलो करेंगे ना, मतलब वहां फीफो वगैरह नहीं लगा सकते, वहां क्या बोलेंगे, एवरेज में जो दाम है वो इन्वेंट्री का वैल्यू है। तो रिटेल मेथड रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में लगाया जाता है, जहां डेली हजारों कस्टमर आते हैं, सामान बेचते हैं, डेली खरीदते भी हैं, डेली इन्वेंट्री आते जाते रहते हैं, तो वहां पर हम लोग रिटेल मेथड फॉलो ही करते हैं, वहां और कोई मेथड लगा ही नहीं सकते हैं, बिकॉज इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात करने लग गया ना। रिटेल मेथड कहां लगेगा, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका दुकान है, दुकान में हजारों, अब कोई मान लो आजकल तो लूज आटा कमती बिकता है, मान लो कोई 50 किलो का आटा बक्सा खरीदा, उसमें से दिन में 40 किलो आटा बेचा, 10 बचा, तो 10 का वैल्यू क्या पकड़ेगा, वो जितना 50 का था डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10, और क्या करेगा आप भी सोचिए, तो उसको तो रिटेल मेथड ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, रिटेल मेथड आपका एवरेज में कि जो इन्वेंट्री बचे उसका वैल्यू क्या है, तो रिटेल मेथड ही अलाउड। और लीफो, लीफो तो यहां अलाउड ही नहीं है, यू कैनॉट फॉलो लीफो मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अंडर IAS 2। IAS 2 केवल 2 ही मेथड अलाउ कर रहा है, फीफो और वेटेड एवरेज, लीफो मेथड नहीं अलाउड है। तो लिखना क्या है, आपको इतना बकबक नहीं करना है, 30 वर्ड्स बोला है, 30 वर्ड्स मतलब अगर कोई स्टूडेंट एक लाइन में 5 से 7 वर्ड लिखता है तो मैक्सिमम कितना लाइन लिखना है, 5-6 लाइन, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। अब कोई बोलेगा हम बहुत ज्यादा ले, वो सब अपना लिखने का बात, 30 वर्ड्स के अंदर, नॉट दैट 30 लिखना ही पड़ेगा, आपको शॉर्ट में बोलना है कि इफ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड रिटेल कॉस्ट approximate the actual cost, then they can be allowed for valuation of inventory. LIFO method is not allowed for valuation of inventory, full stop, खत्म। बकबक नहीं करना, हम तो खाली जस्टिफिकेशन दे रहा था कि ऐसा क्यों बोलते हैं। लिख देते हैं एक लाइन, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड रिटेल मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड रिटेल मेथड can be allowed, standard cost and retail method can be allowed for valuation of inventory. Standard cost and retail method can be allowed for valuation of inventory if they approximate to actual cost, if they approximate to actual cost. मतलब अगर वो लोग एक्चुअल कॉस्ट के आसपास है, बराबर हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं, और यूज किया भी जाता है, ये नहीं कि नहीं करते, यूज कर सकते हैं माने क्या, यूज किया जाता है। रिटेल ऑर्गेनाइजेशन तो रिटेल मेथड लगाता ही है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं।
but LIFO method cannot be used for valuation of inventory. But LIFO method cannot be used for valuation of inventory. But LIFO method cannot be used for valuation of inventory. But LIFO method cannot be used for valuation of inventory. दूसरा क्वेश्चन जो बुक के अंदर ही था, बुक से ही रीड करेंगे। नहीं, ये पेज नंबर में नहीं है, ये दूसरा बुक मैंने लेके रखा है। ये क्या है कि मान लो 20 टर्म्स में जो इंस्टीट्यूट का एग्जाम में पेपर्स आया है ना, तो वो पेपर्स का बुक है। तो क्या है कि 20 टर्म्स का पेपर तो एग्जाम का वेबसाइट पे भी है। आप अगर पहले वेबसाइट पे जाओगे, ऑपरेशनल लेवल में 4 पेपर दिखाएगा, मई 14, मार्च 14, फिर उसके बाद नवंबर 13 और सितंबर 13। फिर उसके अंदर नीचे लिखा रहेगा मोर को क्लिक करोगे, पूरा 2010 तक का सारा आ जाएगा, विथ क्वेश्चन विथ आंसर। तो अगर ये देखने जाओगे तो आपको फिर वो पेपर्स खोलना पड़ेगा, बिकॉज वो लोग बुक में तो सारा नहीं डाला है ना। तो हम वो 20 टर्म्स का क्वेश्चन जो आया ES2 वो डील करना चाह रहे हैं। तो जो दूसरा वाला क्वेश्चन है जो 20 टर्म्स में बुक में था, बुक से बात कर लेंगे फिर से, उसके आगे जा रहा है, बुक में आ रहा है। बोल रहे IAS2 इन्वेंट्रीज स्पेसिफाइज एक्सपेंसेस दैट शुड बी इंक्लूडेड इन ईयर एंड इन्वेंट्री वैल्यूज। IAS2 इन्वेंट्रीज स्पेसिफाइज एक्सपेंसेस दैट शुड बी इंक्लूडेड इन ईयर एंड इन्वेंट्री वैल्यूज। मतलब नीचे बहुत सारे खर्चे दिए हुए हैं, आपको बोल रहे हैं कौन कौन से खर्चे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इंक्लूड होंगे। करीब 6 पॉइंट है, A1 रोमन 1 2 3 4 5 6। फिर नीचे ऑप्शंस क्या है, 1 2 3 2 3 5 ऐसे करके मिला के। तो आपको शुरू में पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए कौन कौन सा इन्वेंट्री में जुड़ेगा, तो नीचे वो वाला टिक लगा देंगे। तो पहला पॉइंट है मार्केटिंग एंड सेलिंग ओवरहेड। क्या ये इन्वेंट्री में जुड़ेगा? हम लोग बात किए कि गुड्स अगर मैं यहां बना रहा हूं और मैंने बगल में दुकान खोल के रखी है, वहां मैंने पहुंचा दिया गुड्स को बेचने के लिए, तो वो दुकान का भाड़ा भी इन्वेंट्री में नहीं जुड़ेगा, बिकॉज वो तो बनने का बाद का खर्चा हुआ ना। जो बनने का बाद का खर्चा, दे आर ट्रीटेड एज सेलिंग ओवरहेड, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। और मार्केटिंग खर्चा का प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो पहला वाला खर्चा इन्वेंट्री में नहीं जुड़ता है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन करने में मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी लगा या कोई भी वेरिएबल खर्चा लगा, तो वो तो इन्वेंट्री में जुड़ेगा। यानी कि पॉइंट नंबर रोमन 2 ध्यान रखना, इन्वेंट्री में जुड़ेगा। फिर बोलता है जनरल मैनेजमेंट ओवरहेड। जनरल मैनेजमेंट ओवरहेड माने कंपनी का हेड ऑफिस है, तो मैनेजर वगैरह तो वहीं बैठते हैं, ये मान ली CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये लोग कंपनी का हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस वाला गुड्स बनाने में क्या किया? कुछ नहीं किया, तो दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, तो इसको आपको इन्वेंट्री में नहीं जोड़ना है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ओवरहेड एलोकेटेड टू प्रोडक्शन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ओवरहेड एलोकेटेड टू प्रोडक्शन, बिकॉज खुद ही बोल रहे हैं कि मान लो गुड्स कितना बनाना है, ये इंस्ट्रक्शन फाइनेंस मैनेजर ने दिया, ये वाला बनाना है, ये नहीं बनाना है, तो कुछ खर्चा भी तो हेड ऑफिस का प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। तो बोलता है एक एलोकेटेड पोर्शन है जो कि प्रोडक्शन माना जाएगा, तो वो जुड़ेगा। यानी कि रोमन 2 था वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, रोमन 4 अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ओवरहेड एलोकेटेड टू प्रोडक्शन, 2 हो गया। पांचवा है कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री, बिकॉज रॉ मटेरियल जब आने का मैंने बोला इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह सभी जुड़ता है, तो वो जुड़ेगा, यानी कि 2 4 5। फिर बोलता है एबनॉर्मल इंक्रीज इन ओवरहेड चार्जेस कॉज्ड बाय अनयूजुअली लो प्रोडक्शन लेवल ड्यू टू द एक्सेप्शनली हॉट वेदर, एबनॉर्मल हो गया, नहीं जुड़ेगा, यानी कि 2 4 5। तो नीचे ऑप्शन के अंदर 2 4 5 है सी, और सब में दूसरा दूसरा है, सी के अंदर लिखा हुआ है 2 4 5 इन्वेंट्री के अंदर जुड़ेगा, आंसर हो गया। मतलब ये बेसिकली हो गया कौन कौन सा खर्चा जुड़ता है नहीं जुड़ता है उसके ऊपर। बुक में आता ये जो IAS2 है, इससे क्वेश्चंस अभी तक जब भी आया खाली मल्टीपल चॉइस में आया। और या मान लीजिए कोई फाइनल अकाउंट का सम है 25 नंबर का, उसके अंदर एडजस्टमेंट इन्वेंट्री का डाल दिया, कॉस्ट और NRV, इसके अलावा क्वेश्चन कहीं नहीं आता है। मल्टीपल चॉइस MCQ और यह 25 नंबर में एडजस्टमेंट। एक बार बुक खोलना पेज 309 से।
पेज 309 से, पेज 3010 खोल लो। पेज 3010 के अंदर IAS टू इन्वेंट्री नीचे लिखा हुआ है। पहले उन्होंने लिखा कि इन्वेंट्री मतलब हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल मतलब फिनिश गुड्स, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब WIP, और मटेरियल दैट विल बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल। तो सिंपल भाषा में मैंने नोट्स में लिख दिया रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स, बात वही है, उसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हो गया। फिर उन्होंने बताया लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। तो कॉस्ट के अंदर कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन, और उधर लिखा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू कंप्लीट लेट कॉस्ट टू सेल। तो मैंने शॉर्ट में इस बात को लिख दिया। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में इंक्लूड प्रोडक्शन ओवरहेड वगैरह वगैरह, वो हम लोग बोल दिए कि कॉस्ट प्रोडक्शन माने कन्वर्जन कॉस्ट क्या क्या होता है, उसको नीचे भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो नेक्स्ट पेज में बोला वो कॉस्ट जो इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं होंगे, एबनॉर्मल स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज मतलब अगर जहां फिनिश गुड्स बना है वहीं पर रखा हुआ वो जुड़ेगा, लेकिन बेचने वाली जगह रखा हुआ वो नहीं जुड़ेगा, बिकॉज वो सेलिंग हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस वाले लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, वो नहीं जुड़ेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो प्रोडक्शन खर्चा है ही नहीं, वो नहीं जुड़ेगा। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, द एलोकेशन ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड शुड बी बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। हम लोग बात किए कि नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट होता ही है। नीचे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में बताया। जहां पर भी ये सिंबल दिया हुआ ना की, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट एरिया है, पूरा बुक में ध्यान रखना है। Whenever key is given, that means you focus on this area। और की इसलिए दिया गया वो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए वहां की बनाया है। बुक्स में अलग अलग सिंबल यूज किया गया है, कहीं पर की है, कहीं डिफिनेशन है, कहीं पर एग्जाम्पल है, कहीं पर बुक बना हुआ है। बुक मतलब एक्स्ट्रा रीडिंग, एक्स्ट्रा रीडिंग मतलब वो आप अगर ऊपर समझ चुके उसको नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन अगर आपको ठीक से नहीं समझ में आया तो नीचे एक्स्ट्रा रीडिंग दिया हुआ है। तो यहां पर की है मतलब ये इंपॉर्टेंट एरिया पूछा जाता है। बोल रहे कि नॉर्मली हम लोग कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे एक्चुअल कॉस्ट, लेकिन अगर वो नहीं निकाल सकते हैं तो फीफो या एवरेज मेथड यूज करेंगे। फीफो और एवरेज का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट पेज में एक एग्जांपल दिया, बोलता रॉ मटेरियल $1 1 यूनिट पे, डायरेक्ट लेबर 0.5, ड्यूरिंग द ईयर $60,000 ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वेयर इनकर्ड। $60,000 फिक्स खर्चा लगा। 8,000 यूनिट्स वेयर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर विच इज लोअर देन नॉर्मल लेवल ऑफ 10,000। बोलता नॉर्मली 10,000 बनाते हैं, लेकिन हमने इस बार 8,000 ही बनाया। दिस वॉज एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल्ट विद सम मशीनरी विच रिजल्टेड इन 2,000 यूनिट्स हैविंग टू बी स्क्रैप्ड। बोलता है 2,000 यूनिट बना था, लेकिन मशीन खराब होने के कारण वो खराब बना, स्क्रैप हो गया, इसलिए 8,000 ही बना। एट द ईयर एंड 700 यूनिट्स आर इन स्टॉक, 700 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है। तो बोलता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो मटेरियल 1 रुपया, लेबर 50 पैसा, 1.5 रुपया, फिक्स्ड ओवरहेड 60,000 को 10,000 से डिवाइड देंगे। एक्चुअल क्या बना उससे मतलब नहीं है, तो नॉर्मल लेवल से हुआ 6 रुपया, तो 6 और 1.5 7.5, आपके पास 700 रखा हुआ है, तो 700 इंटू 7.5 वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। 700 यूनिट आपके पास है, 700 इंटू 7.5 वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। फिर नेक्स्ट पेज में एक एग्जांपल दिया, 5 दिन का डिटेल दिया, ओपनिंग परचेज 2 बार, फिर डे 3 को सेल, फिर डे 4 को फिर से परचेज। बोलता फीफो और एवरेज मेथड से इन्वेंट्री निकाली। ठीक है, मैंने यही एग्जांपल यहां लिखा है, नोट्स में यही एग्जांपल लिखा है, इसलिए पेज नंबर मैंने दिया भी, पेज नंबर पुराने बुक का है, नई बुक में वही एग्जांपल है। पेज 3 माने यहां लिख रहे हैं कि डे 1 को हम लोग के पास था ही नहीं, डे 2 को, डे 1 और 2 को हमने 200 और 100 300 खरीदा, फिर डे 3 को हमने 250 बेच दिया, तो 300 माइनस 250 50 बचा, और फिर डे 4 को 150 और खरीदा, तो हमारे पास इन्वेंट्री 200 है। अब बोल रहे फीफो मेथड अगर लगाएंगे तो फीफो में तो हमारे पास कौन सा बचेगा, जो एकदम रीसेंट परचेजेस है, लेकिन 200 मेरे पास है, उसमें रीसेंट परचेजेस तो 150 ही है, तो इसका मतलब 50 पुराना वाला भी है। कौन सा पुराना वाला, जो डे 2 को हमने 100 खरीदा, यानी कि 100 में से 50 18 करके, और जो डे 4 को हमने 150 खरीदा 20 करके, 50 इंटू 18 150 इंटू 20 विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, नीचे लिख दिया। अब नेक्स्ट पेज में लिखा एवरेज मेथड। एवरेज में पीरियोडिक एवरेज अगर लगाते हैं तो 4 दिन का अगर हम लोग पीरियड मानते हैं, यहां लिखा नहीं है, ये मन में मान के चला जा रहा है 4 दिन का पीरियोडिक है, तो 4 दिन में हमने 3 बार खरीदा, डे 1 डे 2 डे 4, जितना जितना खरीदा सबका वैल्यू को जोड़कर यूनिट से डिवाइड दे दिए, तो एवरेज रेट आ गया। वो एवरेज रेट से जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है कितना है 200 यूनिट, वो 200 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिए, वैल्यू आ गया 3466।
लेकिन अगर हम लोग कंटिन्यूअस एवरेज लगाते हैं, मतलब जब जब एडिशन होगा एवरेज लगाते हैं, तो ध्यान देंगे पैराग्राफ में क्या लिखा, बोलता है आपको डे 1 200 इंटू 15 3000 रुपया का था, फिर डे 2 को आपने 100 और खरीदा, तो 200 इंटू 15 3000 प्लस 100 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 300, एवरेज रेट चेंज हो गया। एवरेज रेट डे 2 को क्या हो गया 16। फिर बोलता है डे 3 को आपने 250 यूज किया या बेचा, जब बेच रहे हैं उस समय कोई रेट नहीं निकालते हैं, बस ये कि आपके पास था 300, 250 गया तो कितना बचा 50, 16 करके बचा है, रेट वही है पुराना वाला। अब आपने 150 और खरीदा, तो अब एवरेज फिर से चेंज होगा, 50 इंटू 16 प्लस 150 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 150, तो एवरेज रेट आ गया कितना 19। बोलता है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है 200, तो 200 इंटू 19 वैल्यू क्या हो गया 3800। एवरेज रेट पहले निकाले फिर क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई किए। एवरेज कब कब निकलेगा, जब जब एडिशन होगा। इस स्टेज को बोलते हैं कंटिन्यूअस एवरेज मेथड। अगर प्रॉब्लम साइलेंट है, कंटिन्यूअस एवरेज मेथड से क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। अगर बोलेगा पीरियोडिक एवरेज, तो पीरियड भी बताना होगा ना उन लोग को, तो वो लोग बताते नहीं। और प्रैक्टिकली भी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअस एवरेज फॉलो करते हैं, पीरियोडिक एवरेज कम लोग ही फॉलो करते हैं, लेकिन दोनों अलाउड है। फिर नीचे वैल्यू जो हम लोग पिछले दिन पढ़ लिए थे कि 12,000 का मटेरियल हम लोग के पास है, जिसको हम लोग फिनिश गुड्स में बदलेंगे एक प्रॉफिटेबल स्पेशल ऑर्डर में। बोलता लेकिन उसका दाम 10,000 हो गया है, तो हम बोला हम लोग को 10,000 से मतलब ही नहीं है, बिकॉज हम बस 12,000 को बेचने थोड़ी ना वाले, हम तो 12,000 को फिनिश गुड्स बना के बेचने वाले, और वो प्रॉफिटेबल है, तो मेरे को तो लॉस होना नहीं है। एनआरबी तो ज्यादा है, तो मेरे को 12,000 ही लेना है, 10 से मतलब नहीं। नीचे बोला कि आपने एक इक्विपमेंट बनाया 18,000 में, एक इक्विपमेंट आप 18,000 में बेचोगे, आपने उसको 16,800 में बनाया, लेकिन बोलता है आपको उसमें मॉडिफिकेशन करना होगा, 4,200 खर्चा होगा, जिसमें से आधा पैसा कस्टमर दे देगा, तो आधा आपका लगेगा। तो हम लोग बोले कि 16,800 तो हम लोग का खर्चा लगा है, ये कॉस्ट, और एनआरबी हो गया हम लोग को 18,000 कस्टमर से मिलेगा, लेकिन हम लोग को इक्विपमेंट को कंप्लीट करने में 4,200 का आधा खर्चा होगा, बिकॉज आधा कस्टमर देगा, आधा तो हम देंगे, तो 18,000 मिलेगा, लेकिन 4,200 का आधा खर्चा होगा, तो वो जो बैलेंस आ रहा है वो एनआरवी कम आ रहा है। तो हम लोग बोले इन्वेंट्री वैल्यू किस पे होगा, एट एनआरवी। लास्ट में डिस्क्लोजर्स लिख दिया कि आपको पॉलिसी फीफो या एवरेज क्या है वो फॉलो करना है, वो बताना है, जो इन्वेंट्री का ब्रेकअप है वो दिखाना है। फिर बोला कि इन्वेंट्री को हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल से लेस करते हैं और इन्वेंट्री को बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में दिखाते हैं। फिर बोला इन्वेंट्री को एनआरवी जिसका लोअर है उस पर दिखाएंगे, लेकिन बोला कि एनआरवी कमती क्यों हुआ ये रीजन आपको देना होगा। और बीच में लिखा अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस। कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई इन्वेंट्री है फिर भी हम लोग खर्चा दिखा देते, क्यों, इसका मतलब उसका एनआरवी 0 हो गया, वो कूड़ा हो गया, गार्बेज। तो बोलता है कि उसको भी आपको बताना होगा किस इन्वेंट्री को आपने खर्चा दिखा दिया, क्यों दिखाया, रीजन एक्सप्लेन करना होगा। ये सब एक्चुअली क्या है, मान लो कोई कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, तो अब नॉर्मल आदमी क्यों तो क्या सोचेगा, अच्छा हुआ है प्रॉफिट है, लेकिन जिसको बुद्धि है वो नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा, डिस्क्लोजर में जाएगा, देखिएगा प्रॉफिट क्यों बढ़ा, उसको दिखेगा कि इन्वेंट्री का मेथड चेंज किए हैं, फीफो से एवरेज, एवरेज चेंज करने से इन्वेंट्री का वैल्यू बढ़ गया, प्रॉफिट आ गया, यानी कि ये तो विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, सामान वही है, वैल्यू चेंज करके प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ने से पता चलता है प्रॉफिट बढ़ा है तो क्यों, गिरा है तो क्यों, इसलिए डिस्क्लोजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आगे लेवल्स में बढ़ेंगे तो वो डिस्क्लोजर्स के बेसिस पे एनालिसिस करना होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मैनेजमेंट लेवल में आएगा, तो वो डिस्क्लोजर से ही हमें समझ में आएगा, खाली बैलेंस शीट पीएल देखकर नहीं समझ में आता है, वो तो विंडो ड्रेसिंग किया हुआ है। इसलिए दीज डिस्क्लोजर्स आर इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज, जिससे कि आपको कोई भी प्रैक्टिकल सिचुएशंस को डील करना हो समझ में आ जाए। एग्जाम में डिस्क्लोजर का फोकस कम है, एग्जाम में कोई भी आईएएस या आईएफआरएस का डिस्क्लोजर बहुत कम पूछता है, बिकॉज वो थोड़ा सा अपने एरिया के बाहर का चीज हो गया, इसलिए उसके बेसिस पे अपने एनालिसिस करेंगे मैनेजमेंट लेवल में, लेकिन डिस्क्लोजर से क्वेश्चन कम आते हैं ऑपरेशनल लेवल में। लेकिन आप उसको एक प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू समझिए डिस्क्लोजर क्या क्या है, मेथड, ब्रेकअप, एनआरवी, क्यों एनआरवी, रीजंस फॉर एनआरवी, वो मैंने इसीलिए केवल एक लाइन में मैंने लिखा, वन सिंगल लाइन में मैंने लिख दिया, डिस्क्लोजर शुड बी गिवन रिगार्डिंग ब्रेकअप ऑफ इन्वेंट्री, मेथड यूज फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, inventory valued at NRV and the details of the circumstances which have led to the inventory being valued at NRV। मतलब जो इतना बड़बड़ किया वो लोग हम एक ही लाइन में लिख दिया। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो वो लोग लिखे
वो पूरा मैंने एक पेज में लिख दिया है, सो दैट एग्जाम के टाइम पे आपको रिवाइज करने में क्या होगा, सुविधा होगा। लेकिन इसके अलावा आपको और क्या पढ़ लेना चाहिए नोट्स के अलावा, जो एग्जाम्पल उनका है, मतलब इस नोट्स के अंदर पेज नंबर 315 का 2 एग्जाम्पल ऐड, और जो हमने 2 लाइन अभी लिखा, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, रिटेल मेथड, दैट इज ऑल अबाउट इन्वेंट्री। हम लोग नॉर्मली सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स पढ़ना चाहिए, लेकिन फाइनल अकाउंट्स अगर पढ़ूंगा तो जितना भी अलग अलग जगह IFRS IAS है, सबका एडजस्टमेंट वहां है। तो अपने पीएल बैलेंस शीट तो बना लेंगे, सारा गलती, तो कोई फायदा तो निकलेगा नहीं। इसलिए पढ़ने का तरीका क्या है, पहले सारा IAS IFRS पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट, फिर उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर उसके बाद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले सारा IAS IFRS, फिर उसके बाद उनका अकाउंट्स बनाना, तो हम लोग का 60% पोर्शन खत्म होगा। फिर उसके बाद टैक्सेशन विच विल टेक 1.5 क्लास, और फिर उसके बाद थ्योरी जो कि 1 क्लास करीब और लगेगा। इसलिए पढ़ने में 60% ज्यादा देर लगेगा, लेकिन सिलेबस खत्म जैसे ही होएगा मोटा मोटी हो जाएगा। तो इसलिए एक एक IAS IFRS को ध्यान रखना कि जब उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में आएगी तो अपने को ये सारी चीजें जरूरत पड़ेगी एक साथ। जितना भी IAS है वो सबका नॉलेज चाहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट IAS है IAS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। अब IAS 8 के अंदर 3 पोर्शन है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स एंड एरर्स। 3 एरिया को कवर करके IAS बनाया गया है। इससे एग्जाम में ज्यादातर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मतलब पहला वाला जो IAS 2 था उससे आता है 2 मल्टीपल चॉइस, इससे ज्यादा 5 मार्क्स क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में है। IAS 3 एरिया में कवर्ड है, पॉलिसीज, एस्टिमेट्स, एरर्स। पॉलिसी मतलब आपको एसेट्स को क्या दाम पे वैल्यू करना है, कॉस्ट और रीवैल्यूड फिगर। इनटेंजिबल एसेट्स क्या दाम पे वैल्यू करोगे, इन्वेस्टमेंट को क्या वैल्यू पे दिखाओगे, खर्चा कैसे लिखोगे, एसेट्स का वैल्यू क्या लिखोगे, लायबिलिटी को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। पॉलिसी कहां से बनेगी, पॉलिसी नॉर्मली IFRS IAS सब बता ही रहे, लेकिन IFRS IAS तो बहुत सारा पॉलिसी बता रहे हैं, एक चीज का 5-5 ऑप्शन बता रहे हैं। आपको उसमें से कौन सा फॉलो करना है, जो आपको सबसे ज्यादा सूट करता हो, जो आपके बिजनेस में रेलेवेंस हो, जिसके बेसिस पे आप करेक्ट इंफॉर्मेशन पब्लिक को दे पाए, जिसके बेसिस पे पब्लिक सही डिसीजंस ले पाए। बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। कोई भी कंपनी का PL अकाउंट, बैलेंस शीट, उसका कोई वो नहीं है, संपत्ति नहीं है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कोई भी चाहे तो कंपनी का PL बैलेंस शीट डिमांड कर सकता है। मेरे को कंपनी को कुछ सप्लाई करना है, कंपनी को लोन देना है, कंपनी से कोई भी रिश्ता नाता रखना है, आई कैन डिमांड PL अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर मैं डिसीजन लूंगा, मेरे को ऐसा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए कि नहीं, तो वो सही से बना होना चाहिए ना, रेलिवेंट होना चाहिए इंफॉर्मेशन उसमें। मतलब हमको पॉलिसीज इस तरह से सेलेक्ट करनी है जिससे वो पॉलिसीज हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेलिवेंट बनाए, जो डिसीजन लेने वाले हैं वो लोग प्रॉपर डिसीजंस ले पाए, दैट इज कॉल्ड पॉलिसीज। सारा का सारा IAS IFRS सारा पॉलिसी ही है। तो पॉलिसी को डिफाइन किया गया, व्हाट आर पॉलिसीज। अब उस पॉलिसी में चेंजेस, मतलब आप कोई पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, आपको उसको चेंज करना है। हमने एक टॉपिक पढ़ा अभी इन्वेंट्री, तो उसमें हम लोग बोले इन्वेंट्री वैल्यू कैसे कर सकते हैं, आइदर फीफो या एवरेज। मान लीजिए हम लोग शुरू से फीफो मेथड फॉलो कर रहे थे, अब हम लोग एवरेज मेथड फॉलो करेंगे। इसका मतलब आप पॉलिसी चेंज कर रहे हो। IFRS IAS आपको दोनों ऑप्शन देता था, आप एक ऑप्शन फॉलो करते थे, अब आप दूसरा फॉलो करोगे। दैट इज कॉल्ड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। You want to change the value of your assets, method of valuation. You want to change the recognition principle. Recognition मतलब आप कोई चीज को आप खर्चा दिखाते थे, अब आप उसको एसेट दिखाओगे, एसेट दिखाते थे, अब आप खर्चा दिखाओगे। या ये सब चेंजेस IFRS में चेंज आ गया। जैसे प्रपोज द डिविडेंड, प्रपोज द डिविडेंड, शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, तो क्या वो लायबिलिटी है? प्रपोज क्यों है फिर वो? प्रपोज मतलब हुआ कि डायरेक्टर लोग ने सोचा है ये डिविडेंड देंगे। फाइनल कब होगा? जब शेयर होल्डर का मीटिंग होगा, शेयर होल्डर लोग फाइनलाइज करेंगे कि ये डिविडेंड होगा। तो IFRS पे प्रपोज डिविडेंड को लायबिलिटी नहीं मानते, उसको कंटिंजेंट भी नहीं मानते, वो कुछ नहीं। IFRS में प्रपोज डिविडेंड इज नॉट ट्रीटेड एज लायबिलिटी।
बिकॉज इट इज नॉट फाइनलाइज्ड। मान लो डायरेक्टर लोग ने प्रपोज किया, शेयर होल्डर का मीटिंग हुआ, बोला डिविडेंड 0 होगा, तो फिर तो हट ही गया, तो लायबिलिटी कैसे दिखा देंगे? इसलिए आईएफआरएस में केवल इतना लिखा हुआ है, उसको नोट्स टू अकाउंट्स में केवल लिखना है कि भाई कंपनी के डायरेक्टर लोग ने डिविडेंड प्रपोज किया, लेकिन इंडिया में इसको करंट लायबिलिटी मानते हैं। जनरली कारण क्या है कि जो डिविडेंड प्रपोज्ड होता है ना, शेयर होल्डर लोग उसी को फाइनल कर देते हैं, चेंज होता नहीं है जनरली। तो फिर तो वो फाइनल हुआ ना, लेकिन आईएफआरएस इसको नहीं मान रहे, तो आईएफआरएस चेंज हो गया। कंटिंजेंट लायबिलिटीज बोल के आईएफआरएस उसमें बोला कि इसको आप लायबिलिटी नहीं मानोगे, तो अब सबको फॉलो करना पड़ेगा ना। ये चेंज इन पॉलिसी है, लेकिन पॉलिसी चेंज कौन लगाया? खुद आईएफआरएस वाला। आईएफआरएस चेंज होने से सबको फॉलो करना है, तो अगर आईएफआरएस चेंज होगा उसके कारण आपको अपना पॉलिसी चेंज करना है, वो हो गया चेंज इन पॉलिसी। या आईएफआरएस चेंज नहीं हुआ, आपको फिर भी अपना पॉलिसी चेंज करना है। अब आईएफआरएस तो फीफो और एवरेज दोनों बोल रहे हैं, हम लोग एवरेज मेथड लगा रहे हैं फीफो के बदले, क्यों? कोई कारण होगा ना, जस्टिफिकेशन देना होगा। ये कोई सपना नहीं है कि कल सपना आया आज हम लोग दूसरा लगा रहे हैं। देयर शुड बी रीजन। इट विल प्रेजेंट माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ बेटर वे, it will be more relevant for the investors, for the outside users. For that reason I am changing the policy. You have to justify the reason. But because of change in IFRS or because of relevance, because of the information being properly provided to the users, we can change the accounting policy. पहला वाला तो हो गया IFRS चेंज होने से। दूसरा क्या हो गया? बोलने के लिए कहानी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा मतलब ये है, अब कोई बोलेगा मेरे को अच्छा लग रहा है, आपको नहीं, हमको लग रहा है ना भाई, हमारा है, हमको बनाना है ऐसे। यानी कि कुछ भी आप कर सकते हैं, नॉर्मली अकाउंट्स में आपके ऊपर है। तो आप कुछ भी करेंगे तो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे, तो जिससे हमको पता चल जाए कि आपने ये नौटंकी की है, आपने ये विंडो ड्रेसिंग की है, तो हमको समझ में आ जाए कि आप बेवकूफ बना रहे हैं या आप जानबूझ के खराब दिखा रहे हैं अच्छे। विंडो ड्रेसिंग दो तरह का हो सकता है, या तो है अच्छा दिखाओ खराब, या है खराब दिखाओ अच्छा, सूटेड बूटेड, दोनों ही गड़बड़ है। आपका पूरा नेट में पता चलना चाहिए, नोट्स टू अकाउंट से पता चलेगा। तो वो लोगों ने पेज नंबर 317 में पॉलिसी क्या होती है बताया। फिर पेज नंबर 318 में पॉलिसी चेंज कब होती है, 2 पॉइंट लिखा है। या तो आईएफआरएस चेंज होने से, या चेंजेस इंप्रूव्स द रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेलेवेंस मतलब उसका रेलेवेंट बढ़ जाएगा चेंजेस करने से। रिलायबल मतलब आप उसके ऊपर रिलाय करके सही डिसीजन ले पाओगे। तो रेलेवेंस और रिलायबिलिटी अफेक्ट करने के लिए भी पॉलिसी चेंज की जा सकती है। उसमें एक एग्जांपल लिखा है। एग्जांपल में क्या लिखा है? बोल रहे कि मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर बिजनेस में हो और आप अपने बिजनेस में इन्वेंट्री फीफो मेथड से वैल्यू करते थे, लेकिन आपके जितने भी कंपीटिटर्स लोग हैं, मतलब वैसा ही बिजनेस करने वाले, सब कोई एवरेज मेथड फॉलो करते थे, लेकिन आप केवल क्या पढ़ते थे? फीफो मेथड। आप फीफो क्यों करते थे? बिकॉज एवरेज निकालने के लिए अगर सॉफ्टवेयर होगा ना, खुद एवरेज निकाल लेगा, ठीक है, नहीं तो स्टाफ लोग एवरेज गलती निकालते रहेगा बार बार। तो बोलता है हमारे पास सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं था, तो इसलिए हम लोग फीफो मेथड फॉलो करते थे। अब हमने सॉफ्टवेयर लगा लिया, तो अब हम लोग दुनिया के जैसे एवरेज मेथड फॉलो करेंगे। क्यों? बिकॉज आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लोग दूसरे से कंपेयर करेंगे, और दूसरा का एवरेज मेथड है, आपका फीफो है, कंपैरिजन करने में असुविधा होगी, तो डिसीजन वो लोग नहीं ले पाएंगे ठीक से, इसलिए हम वैसे करेंगे। तो गलत है क्या ये? ठीक है, जस्टिफिकेशन दिया है, लेकिन ये अच्छा कहीं पर इलॉजिकल लगता है तो भी जस्टिफिकेशन है। कोई जरूरी है क्या मैं जो बोलूंगा आपको पसंद ही आएगा? आप जो बोलेंगे मेरे को पसंद ही आएगा? पसंद ना पसंद अपना सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन कंपनी लोग पॉलिसी चेंज करती है तो उनको बताना पड़ता है उससे क्या रेलेवेंस, क्या रिलायबिलिटी जनरेट होगा। ऐसा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। नीचे लास्ट में क्या लिखा है पेज 318 में? बोलता है चेंज इन पॉलिसी कुड ऑकर बिकॉज देयर हैज बीन अ चेंज इन रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है एसेट्स को खर्चा, खर्चा को एसेट्स। मतलब पहले कोई चीज को आप खर्चा दिखाते थे, अब आप एसेट्स दिखाओगे। पहले कोई चीज को एसेट दिखाते थे, अब खर्चा दिखाओगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक नया नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, उसके ऊपर बहुत ऐड करना पड़ा, अनगिनत। इंगेज का ऐड अब तो नहीं आता, वैसे पहले आता था, तो शुरू में तो बहुत जोरा खर्चा लगा ना, तो उसको एक बार में खर्चा दिखाएं कि हौले हौले। आईएफआरएस तो बोलता है जो आपकी मर्जी है। जनरली वो लोग सजेस्ट करता है एक बार में पूरा खर्चा दिखा दीजिए, डेफर मत करिए। बचपन में पढ़े होंगे ना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो सब प्रिंसिपल को आईएफआरएस अवॉइड करने बोल रहे हैं। उल्टा पुल्टा डेफर्ड ये सब बात मत करिए। लेकिन आप पहले करते थे कि उसको एसेट दिखाते थे,
अब आप उसको एसेट नहीं दिखा के पूरा खर्चा दिखा रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप पॉलिसी चेंज तो कर रहे हो ना। कोई चीज को आप खर्चा दिखाते थे, आप एसेट दिखाओगे, कोई चीज को एसेट दिखाते थे, आप खर्चा दिखाओगे। इट इज कॉल्ड चेंज इन रिकॉग्निशन। यू वर रिकॉग्नाइजिंग एज एन एक्सपेंस, अर्लियर यू वर रिकॉग्नाइजिंग एज एन एसेट, या इनवर्स। दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन में चेंज, मतलब पॉलिसी चेंज। दूसरा बोलता है प्रेजेंटेशन। कोई चीज को हम लोग खर्चा दिखाते थे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर, अब बोलते हैं हम लोग उसको खर्चा दिखाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल में। मतलब पहले हम लोग उसको ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस नहीं करते थे, अब हम लोग उसको ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस करेंगे। दैट इज कॉल्ड यू आर हैविंग अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन फॉर एन एक्सपेंडिचर। दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पॉलिसी चेंज। रिकॉग्निशन चेंज इज अ पॉलिसी चेंज, प्रेजेंटेशन चेंज इज अ पॉलिसी चेंज। और या मेजरमेंट, पहले कोई चीज को वैल्यू करते थे, इन्वेंट्री कोई लीफो से एवरेज मेजरमेंट है, या कोई चीज को वैल्यू करते थे कॉस्ट पे, अब उसको रीवैल्यूड फिगर पे दिखा रहे हैं। दैट इज अ पॉलिसी चेंज। पॉलिसी चेंज मतलब रिकॉग्निशन, प्रेजेंटेशन, मेजरमेंट, ये तीनों में अगर चेंजेस आएगा तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पॉलिसी चेंज। ये तीनों में चेंज कब आ सकता है? या तो आईएफआरएस चेंज होने से, या रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी होने से। दो कारण है, तीन चेंजेस है। यानी कि नीचे जो मैंने अभी पढ़ा पेज 318 में, तीनों को अंडरलाइन करेंगे। रिकॉग्निशन, प्रेजेंटेशन, मेजरमेंट। रिकॉग्निशन मतलब एसेट्स को खर्चा, खर्चा को एसेट्स। प्रेजेंटेशन मतलब एक हेड में दिखाते थे, दूसरा हेड में। और मेजरमेंट बेसिस मतलब आप उसको मेजर करते थे अलग तरीके से, अब दूसरा तरीका लगा रहे हो। पहले आप मान लीजिए इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करते थे कॉस्ट पे, अब आप उसको वैल्यू कर रहे हो मार्केट वैल्यू पे। वो पॉलिसी चेंज हो गया, या चेंज द पॉलिसी। आईएफआरएस दोनों बात बोलता है, तो आपको पहले दूसरा पॉलिसी था, आप दूसरा पॉलिसी लगा रहे हो। इन सबको बोलते हैं पॉलिसी चेंज। ये सब तो मान लो मल्टीपल चॉइस के लिए था। अब आगे जो पढ़ रहा हूं वो एक सम हम लोग रीड कर रहे हैं, पूरा आंसर ही, क्वेश्चन आंसर। फिर वैसा ही क्वेश्चन हम लोग लिख के करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा फोकस ज्यादा करिएगा। और यही वाला 5 नंबर में आता है। बेसिकली आईएफआरएस क्या बोल रहे हैं, जब आप पॉलिसी चेंज करोगे तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट बुक्स में दिखाना पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब डेप्रिसिएशन से सबको याद आता है, बिकॉज वही पढ़ते थे रेट्रोस्पेक्टिव, कि डेप्रिसिएशन अगर कंपनी रेट मेथड वगैरह चेंज कर रही है, रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट जनरली फॉलो किया जाता है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? आपको इस साल तो नया पॉलिसी फॉलो करना ही है। पहले जितना साल बीत गया, खाली पिछला नहीं, जितने आपके जीवन में साल आया, सब में अगर वो पुराना नया वाला ही होता तो क्या होता? वो इफेक्ट लाना होगा। अगर पॉलिसी चेंज है, आईएफआरएस बोलता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अगर चेंज इन एस्टिमेट है, जो अभी बात नहीं की है, आईएफआरएस बोलता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और अगर गलतियां हैं, एरर्स, जिसको रेक्टिफाई करना है, तो भी आईएफआरएस बोलता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब चेंज इन पॉलिसी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। बट चेंज इन एस्टिमेट, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आईएफआरएस ऐसा बोलना चाह रहा है। तो अगर हम लोग कोई सम करेंगे जो एरर्स को रेक्टिफाई करने का है, या अगर कोई सम करेंगे जो चेंज इन पॉलिसी है, दोनों का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना एक ही तरीके से। लेकिन अगर हम लोग कोई क्वेश्चन करेंगे चेंज इन एस्टिमेट, उसका सॉल्यूशन अलग है। ठीक है, मैंने यहां पर स्टेप्स लिख के रखा है कि जब आप चेंज इन पॉलिसी या एरर्स को रेक्टिफाई करोगे तो आप क्या स्टेप फॉलो करोगे, ध्यान देना। ये लास्ट में मैंने 5 स्टेप लिखे हैं जिससे आपको सम सॉल्व करने में सुविधा हो। पहला स्टेप, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिवाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। मतलब कोई भी सम होगा, आपको 2 साल का डिटेल दिया रहेगा। आप देखेंगे तो पेज नंबर 319 में 2 साल का दिया भी है। तो सबसे पहला काम मैं क्या बोल रहा हूं कि जो उनका 2 इनकम स्टेटमेंट बना वो दोनों गलत है। बिकॉज वो लोगों ने तो पुराना पॉलिसी से स्टेटमेंट बनाया है, हम लोग को पहले वो दोनों ही स्टेटमेंट नया पॉलिसी से बनाना है। मतलब ये सिंपल एरिया, इसमें कुछ तकलीफ नहीं होगा। खाली आपको जो नया पॉलिसी बोला है उसके अनुसार वो इनकम स्टेटमेंट फिर से बना दीजिए। ठीक है। दूसरा स्टेप, इफ टैक्स डिटेल्स आर गिवन
the net effect on profit should be after tax, that is amount into 1 minus tax rate. But if tax details are not given, then the net effect on profit will be the whole amount. मतलब मान लीजिए आपने इन्वेंट्री को पहले वैल्यू किया था 10,000 रुपए में फीफो मेथड्स, एवरेज मेथड से इन्वेंट्री का वैल्यू 12 आ रहा है और अब आप एवरेज मेथड फॉलो करोगे तो आपने 10,000 रुपया इन्वेंट्री को वैल्यू किया तो आपने कॉस्ट ऑफ सेल निकालने में 10,000 रुपया माइनस किया था, लेकिन आप इन्वेंट्री को एवरेज मेथड से वैल्यू करोगे तो 12,000 आ रहा है, तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल निकालने में 12,000 लेस करना चाहिए था, यानी कि आपको कॉस्ट ऑफ सेल निकालने में आपने 10,000 लेस किया, 12 लेस करना था। तो अभी आपको क्या करना होगा, कॉस्ट ऑफ सेल को 2,000 और लेस करना होगा। कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बिकॉज सेल में से कम खर्चा लेस होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना। और बेसिकली आप एकदम सिंपल जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर हम लोग इंडिया वाला बोलेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखाते हैं पीएल अकाउंट में, तो क्रेडिट साइड में लिखने से प्रॉफिट बढ़ता है। तो आप पहले 10,000 लिखे थे तो प्रॉफिट 10,000 से बढ़ा था, अब आप 12,000 लिखोगे तो प्रॉफिट क्या होगा, 2,000 से बढ़ेगा। ये इंडिया वाला कॉन्सेप्ट हुआ, फीलिंग ज्यादा आ रहा है, देखो सबका नजर चमक रहा है क्योंकि ऐसा लिखते थे, लेकिन ये खराब कॉन्सेप्ट है। कोई क्लोजिंग स्टॉक इनकम थोड़ी ना है, क्रेडिट में लिखने से वो इनकम आता है, उसका कारण है हम लोग डेबिट में सारा खर्चा लिख दिए, तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में लिखने के बजाय डेबिट में से लेस भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, डेबिट में लेस करने के बजाय क्रेडिट में लिख देते हैं। क्रेडिट में क्यों लिखते हैं, बिकॉज सेल में से माइनस करना है उतना जो सेल हुआ, तो जो नहीं सेल हुआ उसको क्रेडिट में लिखिए या डेबिट में लेस करिए, बात एक ही है। डोंट थिंक इट इज एन इनकम, इट इज बेसिकली एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट साइड। कॉस्ट को कम करना है, आपने क्रेडिट में लिख दिया। तो ये लोग सिंपल बात कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक 10,000 लेस किया था आपने, 12,000 लेस होना था। 12 लेस करोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल 2,000 से गिर जाएगा, प्रॉफिट 2,000 से बढ़ जाएगा, तो इनकम टैक्स भी तो बेसी जाएगा ना। प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो टैक्स भी बेसी जाएगा। कितना बेसी जाएगा, मान लीजिए टैक्स रेट 30% है, तो आपकी इनकम 2,000 से अगर बढ़ रही है तो आपका टैक्स कितना बेसी जाएगा, 2,000 का 30% 600, यानी कि नेट इफेक्ट कितना होगा 1,600। 2,000 रुपीज अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो 600 टैक्स भी खर्चा बेसी होगा, तो नेट इफेक्ट प्रॉफिट पे कितना होगा 1,400। और अगर मान लो उल्टा होता कि आपने 12 लिखा था 10 लिखना था, तो भी नेट इफेक्ट 1,400 ही होता, लेकिन अभी बोल रहे हैं 1,400 प्रॉफिट बढ़ेगा, तब क्या बोलते 1,400 प्रॉफिट गिरेगा। यानी कि अगर इफ डिटेल्स आर गिवन, मतलब अगर टैक्स की डिटेल दी हुई है, क्वेश्चंस कभी कभी ऐसा है जिसमें बोला इग्नोर टैक्स, तब तो 2,000 का ही इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया हुआ है, टैक्स कंसीडर करना है, तो नेट इफेक्ट पूरी का नहीं आएगा, आफ्टर टैक्स आएगा। तो मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट शुड बी आफ्टर टैक्स, अमाउंट इनटू 1 माइनस टी, बट इफ टैक्स इज नॉट गिवन द नेट इफेक्ट विल बी द होल अमाउंट, पूरा 2,000 का इफेक्ट ही प्रॉफिट पे आ जाएगा। यानी कि एक बार मन में बसाइए कितना इफेक्ट प्रॉफिट पे आएगा, ग्रॉस की नेट। तीसरा पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टिफाई ओपनिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर बाय इनकॉर्प। एक बार यहां से मैं रीड नहीं कर रहा हूं, ये फीलिंग नहीं आएगा, एक बार सम को रीड करते तब यहां से फीलिंग आएगा। पेज 319 सम रीड कर रहा हूं, पेज 319 इलस्ट्रेशन 4। ड्यूरिंग 2001 बी लिमिटेड changed its accounting policy with respect to the treatment of borrowing costs that are directly attributable to the construction of hydroelectric power station which is in the course of construction for use by B। थोड़ा ज्यादा बोल दिया, फिर से पढ़ रहा हूं। B changed its accounting policy, कंपनी ने पॉलिसी चेंज की है with respect to what, ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट मतलब लोन के ऊपर इंटरेस्ट, उसके रेस्पेक्ट में पॉलिसी चेंज की है, दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। बोलता है कि कोई हम एसेट्स वगैरह बना रहे हैं, वो एसेट्स बनाने का बोरोइंग कॉस्ट है वो, विच इज इन द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर यूज बाय द बी। बोलता है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे इंटरेस्ट लगा है। इन प्रीवियस पीरियड बी हैड एक्सपेंस्ड सच कॉस्ट,
पहले हम लोग इसको खर्चा दिखाते थे, मतलब इंटरेस्ट को हम लोग एक्सपेंस ट्रीट करते थे। इन अकॉर्डेंस विद द अलाउड ट्रीटमेंट इन IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट, इन IAS 23 नाउ स्टेट्स बी मस्ट नाउ कैपिटलाइज दिस कॉस्ट। बोलता IAS 23 में चेंजेस आ गया है, अब आप इसको खर्चा नहीं दिखाओगे, अब आप इसको क्या करोगे, कैपिटलाइज मतलब एसेट्स दिखाओगे। यानी कि पॉलिसी चेंज क्यों हो रही है, चेंज इन IFRS, नॉट बिकॉज ऑफ रिलायबिलिटी एंड रेलिवेंस। IFRS चेंज हुआ, हमको मानना पड़ेगा, तो ये पॉलिसी चेंज हो गया बिकॉज ऑफ चेंज इन IFRS। ये क्या चीज चेंज है, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन में हमने बात किया था खर्चा को एसेट्स, एसेट्स को खर्चा। तो पहले हम लोग इसको एक्सपेंस दिखाते थे, अब हमें इसको एसेट्स दिखाना है। मतलब एक हो गया चेंज इन IFRS इज अ पॉलिसी, दूसरा है रिकॉग्निशन इज अ पॉलिसी चेंज। बोल रहे बी हैड बोरोइंग कॉस्ट इन 2000 अमाउंटिंग टू $2600। बोलता लास्ट ईयर बोरोइंग कॉस्ट 2600 था एंड 5200 इन प्रायर टू 2000, सॉरी करंट ईयर मतलब 2000 में 2600 बोरोइंग कॉस्ट था और पिछले साल 50 प्रायर टू दैट 5200 था। बोरोइंग बी हैड बोरोइंग कॉस्ट इन 2000 2600 एंड 5200 इन पीरियड्स प्रायर टू 2000। मतलब पिछले करंट ईयर जो बीता है 2000 बीता होगा, उसमें 2600 था और उसके पहले 5200 खर्चा था। नीचे बोल रहे बी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर 2001 एंड 2000 आर। तो बोल रहे 2001 में तो कोई बोरोइंग कॉस्ट है ही नहीं और 2000 में बोरोइंग कॉस्ट 2600 ऊपर था, बोला है हम लोग उसको खर्चा दिखाए थे, तो उन्होंने खर्चा दिखा के उसको बनाया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल दिया। बोलता इन 2000 ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स वेयर 20,000 एंड क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स वेयर 30,780। कब का बात कर रहा है, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर 20 और क्रॉस 0 प्रीवियस ईयर है ना वो। बोलता है प्रीवियस ईयर ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स 20,000 था और क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग 30,780 था। आप ध्यान देंगे तो आपका 2000 में प्रॉफिट कितना हुआ था, 10,780। तो बोलता है लास्ट ईयर आपका ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग 20,000 था और आपने 10,780 कमाया, तो क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग क्या हो गया, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या हुआ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। मतलब लास्ट ईयर तक जितना भी पहले का प्रॉफिट था सब मिलाकर ओपनिंग बैलेंस 20,000। लास्ट ईयर हमने 10,780 और कमाया, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया, 30,780। लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल के लिए क्या बन जाएगा, 30,780। इस बार आपने कितना कमाया, तो इस बार का क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया, 30,780 प्लस 21,000, 51,780। यानी कि पहले का दिया हम लोग इस साल तक पहुंच गए। ठीक है, बोल रहे सो हाउ द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विल बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 December 2001। कॉम्परेटिव्स शुड आल्सो बी प्रिपेयर्ड। कॉम्परेटिव्स मतलब आपको इस साल के साथ साथ लास्ट ईयर का भी सारा डिटेल दिखाना है। आगे नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, आस्ते, जब मैं जाऊंगा तब, बिकॉज समझ में नहीं आएगा नहीं तो। हम इस स्टेप को फॉलो करना चाह रहे हैं। पहला स्टेप में मैंने क्या लिखा, इनकम स्टेटमेंट बनाइए करंट ईयर प्रीवियस ईयर का, नई पॉलिसी थे। तो आप मान लीजिए पहले ये दोनों साल का जो इनकम स्टेटमेंट बना हुआ बनाना चालू किए, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, जो उन्होंने लिखा इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, कितना लिखोगे, इसमें तो कोई गलती नहीं है, इसमें तो वही लिखोगे जो उनका लिखा हुआ है, 30,000 18,000। फिर बोल रहा है फाइनेंस कॉस्ट, तो फाइनेंस कॉस्ट कितना लिखोगे, फाइनेंस कॉस्ट कितना लिखोगे, इस साल तो है ही नहीं और लास्ट ईयर, फिर आप तो पुराना वाला ही कॉपी कर रहे हो, फिर बना ही क्यों रहे हैं, फिर तो बोलेंगे सेम एज क्वेश्चन। हम लोग को तो ठीक से बनाना है ना, तो हमने खर्चा दिखाया था, नहीं दिखाना था, तो फाइनेंस कॉस्ट दोनों में 0। इस बार तो है ही नहीं, लास्ट ईयर भी था, एसेट्स सही बना रहे हैं ना आप, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 30,000 और 18,000 ही। टैक्स आप दोगे 30%, 30,000 पे 9,000 और उधर आपका अलग आएगा, जो अलग आएगा 18,000 पे 30%। प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका नया आ गया। ये स्टेप 1 हो गया। दिस इज वेरी सिंपल, डज नॉट हैव एनीथिंग। खाली इतना ही क्वेश्चन एग्जाम में बोलेगा, एसेट दिखाए थे, खर्चा दिखाना था, खर्चा दिखाए थे, एसेट और कुछ नहीं बोलने वाला है।
तो अगर खर्चा दिखाए थे, नहीं दिखाना था, उड़ा दीजिए जैसे यहां कर रहे हैं। नहीं दिखाए थे, दिखाना था, दिखा दीजिए, और क्या क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। पहला पॉइंट फ्री का, पहला पॉइंट सही बनाओगे 5 में 2 नंबर मिल जाएगा, यानी कि 50% एक्यूरेसी में 40% हो गया। बिकॉज एक साल का सही निकाला 1 नंबर, दूसरा साल का सही निकाला दूसरा नंबर, 2 मिल गया। और हम लोग का टारगेट क्या है? 50% एक्यूरेसी, 40% हो गया फ्री में, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी ब्रेन हैमरेज, कोई दिमाग नहीं लगाना है, 40% मिल गया। यानी कि पास होना बहुत सिंपल है, सच बोल रहा हूं मैं। बड़ा नंबर लाना, बेसी 80-90 लाना डिफिकल्ट है, 50 लाना कोई टेंशन नहीं है। अगर आप केवल वो 3 प्रिंसिपल को फॉलो करोगे, पूरा पेपर 1 मार्क्स के लिए 1.8 मिनट और 50% एक्यूरेसी, नो चांस दैट यू कैन फेल। चाहेंगे फेल हो, हम फेल होगा ही, तभी होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते हैं। यानी कि 40% हो गया, 20-30 और चाहिए 10%। अब दूसरा स्टेप लिखा हुआ है कि इफ टैक्स डिटेल्स आर गिवन, विच इज गिवन, नेट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट शुड बी आफ्टर टैक्स। यानी कि यहां पर टैक्स डिटेल है, तो 2600 खर्चा नहीं दिखाने से प्रॉफिट बढ़ेगा। पहले दिखाए थे, नहीं दिखा रहे, प्रॉफिट बढ़ेगा कितना? 2600 इंटू 1 माइनस 0.3, 2600 पूरा प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, 30% टैक्स गवर्नमेंट छीन लेगा, बैलेंस बढ़ेगा। और ये आप शॉर्टकट में ये देखिए, वो लोग लास्ट ईयर का 10,780 दिए, आपने तो नई तरीके से निकाला ही होगा, तो दोनों का डिफरेंस उतना ही आएगा, 2600 का 70%। लेकिन वो तो केवल लास्ट ईयर का हुआ ना, वो लोग ऊपर क्वेश्चन में दिए थे कि उसके पहले, लास्ट ईयर के पहले भी आपने कितना खर्चा दिखा चुके हैं? 5200। तो 5200 अगर हम खर्चा नहीं दिखाते तो प्रॉफिट पे कितना फर्क होता? पहले पिछले साल के पहले कितना फर्क आता? 5200 का 70%, 5200 का 70%, यानी कि अफेक्ट ऑन प्रॉफिट ओनली लास्ट ईयर 2600 का 70%, प्रीसीडिंग द लास्ट ईयर 5200 का 70%। हम ये समझाना चाह रहे हैं, अगर टैक्स नहीं देता तो लास्ट ईयर 2600 और 5200 पहले का। सम्स में कभी कभी टैक्स नहीं है, बोला इग्नोर टैक्स। अगर आपने ये सही निकाल दिया, 1 नंबर और, ऑलरेडी 50% से ऊपर चला गया, ऑलरेडी यू आर पास्ड, बिकॉज 60% एक्यूरेसी हो गया। 5 में 3, तो 5 में 3 मतलब 60% एक्यूरेसी, हम पास तो हो ही गए हैं। अब आगे हम गलती करें चाहे ना करें, फर्क ही नहीं पड़ता है। पहले पास का तो जो लाला पड़ा है उसको तो सोचें, उसके बाद आगे सोचेंगे। हर समय ये सोचना है कि कुछ ऐसा चीज है जिसको आपको पता है, पास हो जाएंगे आप, उसके बाद आगे सोचेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स की। ठीक है, चेष्टा वैसे 80-90 का करेंगे तो 50 का टेंशन नहीं होगा, लेकिन अगर पास सोचना है तो ऐसे 1 बाई 1 सोचेंगे। तीसरा स्टेप मतलब आपको रीटेन्ड अर्निंग को रेक्टिफाई करके दिखाना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन होता है। रीटेन्ड अर्निंग, पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस क्या बोला था? क्या वो सही है? क्या गलती है उसमें? उसमें पहले का, पिछले साल का नहीं, वो तो ओपनिंग बैलेंस है ना। 2600 का गलती उसमें नहीं है, 5200 वाला गलती है। कितना गलती है? 5200 का 70%, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? 20,000 में जोड़ेंगे कि घटाएंगे? बिकॉज आपने खर्चा दिखाया था, नहीं दिखाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, तो आपको 20,000 में वो 5200 का 70% जोड़ना है, तो आपका रेक्टिफाइड ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगा। रेक्टिफाइड ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग पिछले साल का आ जाएगा। उसके बाद पिछले साल का सही प्रॉफिट, सही आप निकाले हुए स्टेप 1 में 10,780 नहीं, जो आपने सही निकाला उसमें आपने 2600 को सही कर दिया, तो वो सही वाला सही में जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? पिछले साल का क्लोजिंग सही, पिछले साल का क्लोजिंग सही। पिछले साल का 20,000 जो ओपनिंग गलत है, उसमें 5200 का 70% जोड़े तो वो पिछले साल का ओपनिंग को ठीक किए, उसमें पिछले साल का सही प्रॉफिट जोड़े तो पिछले साल का क्लोजिंग सही आ गया। अब इस साल का ओपनिंग गलती कितना है? इस साल का ओपनिंग गलती कितना है? 30,780। उसमें कौन कौन सा गलती है? उसमें तो दोनों ही है, लास्ट ईयर वाला भी, पहले का भी, जन्मों का गलत, सारा पाप धोना है।
तो उसमें 5200 और 2600 दोनों का 70% जोड़ना है। तो वो जो रेक्टिफाइड आएगा वो एग्जैक्टली वही आएगा जो लास्ट ईयर क्लोजिंग आया हुआ है। चेक भी होते रहेगा आया कि नहीं, प्रेजेंटेशन करना होगा, ये नहीं कि उधर वाला ही ओपनिंग लिख देना, आपको प्रेजेंट करना होगा कि ओपनिंग गलत, ओपनिंग रेक्टिफाइड, लास्ट ईयर वाला क्लोजिंग। फिर उसके बाद इस साल वाला प्रॉफिट जो है वो कि सच ही है 21,000, वो तो गलत है नहीं, उसमें जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, इस बार वाला क्लोजिंग। इससे आपको 2 नंबर और मिलेगा। लास्ट ईयर का क्लोजिंग सही निकाला 1 नंबर और इस साल वाला क्लोजिंग सही निकाला 1 नंबर और, पूरा सही 100% एक्यूरेसी। लेकिन ये थोड़ा झोल वाला एरिया है, रिटेन्ड अर्निंग को एडजस्ट करना थोड़ा जोर से ब्रेन लगाना है। यानी कि 3 नंबर तक इजी है, लेकिन चौथा 5वां थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यहां मैंने क्या लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टिफाई ओपनिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, माने 20,000 को रेक्टिफाई करिए बाय इनकॉर्पोरेटिंग अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट बिफोर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के पहले का एडजस्टमेंट को लीजिए। लाइक इन द अबव प्रॉब्लम द प्रीवियस ईयर इज 2000, सो एडजस्टमेंट इन ओपनिंग बैलेंस इज बिफोर 2000 फिगर 5200 का 70% 3640। क्योंकि मेरे को लगा कि मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है तो फिगर्स लेने से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने लिखा। फिर मैंने लिखा स्टेप 4, देन रेक्टिफाई ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर बाय इनकॉर्पोरेटिंग अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर दैट इज 2000 एंड प्रीसीडिंग दैट 2000, यानी कि 5200 2600 दोनों को लेकर ओपनिंग बैलेंस इस बार का भी सुलझा दीजिए। सुलझाने के बाद जो आपने करंट ईयर का प्रॉफिट सही लाया था जोड़ दीजिए, क्लोजिंग बैलेंस सही। जो आप करंट ईयर का प्रॉफिट आपने सही लाया वो जोड़ देंगे, क्लोजिंग बैलेंस सही, तो आपको 5 में 5 मिल जाएगा। 5 on 5 आए तो, नहीं आए तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए। अब आगे आंसर देखिए, नेक्स्ट पेज में आइए। नेक्स्ट पेज में पहले वो लोग स्टेप 1 फॉलो कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30,000 18,000 लिखा, फाइनेंस कॉस्ट है नहीं, पीबीटी लाया, टैक्स लाया, पीएटी लिख दिया। फिर उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाया। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पीएल अकाउंट बैलेंस शीट के साथ साथ बनाना पड़ता है। इंडिया में भी अभी सभी लोग बनाते हैं, इंडिया भी तो आईएफआरएस को फॉलो कर रहे हैं ना, हर कंपनी को, शराब गुरुकुल को भी बनाना पड़ता है, पहले नहीं बनाना पड़ता था। आईएफआरएस में पहले से इंडिया में चेंजेस हो चुका है, शेड्यूल 6 के अंदर है, यू हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। उसका पूरा प्रेजेंटेशन अभी बात नहीं कर रहा हूं, अभी हम लोग केवल रिटेन्ड अर्निंग की बात कर रहे हैं। तो आपका ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग दोनों में लिख दिया गया, दोनों गलती है, दोनों को सुधार रहे हैं। पिछले बार वाला को सुधार रहे हैं 3640 को जोड़कर, इस बार वाला को सुधार रहे हैं 5460 को जोड़कर, बिकॉज इस बार वाला में पिछले बार वाला गलती भी मिला हुआ है और पिछले बार वाला में पिछले साल का छोड़कर, तो दोनों को मिला दिए, रेक्टिफाइड आ गया। जो ऊपर सही प्रॉफिट आया था उसको जोड़ दिए, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग, आंसर फिनिश। अगर मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, मतलब वो लोग साथ में बोल रहे एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी लिखिए, तो ये जो आपने किया ना, इन सब को अपने शब्दों में लिखना है, उनका रटने कोई फायदा नहीं है। उनको जैसे भी आता हो, हमको भी इंग्लिश आता है, हम अपने लैंग्वेज में लिखेंगे कि अर्लियर अकॉर्डिंग टू IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट इट वाज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, बट द IFRS has changed, so it will be treated as an asset, so it will be capitalized. Because of that the last year retained earning and current year retained earning is rectified. थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखा देंगे, preceding last year 5200 was recognized as an expense but should not be recognized, so it will increase the profit by 5200 into 70%. In the current year, last year and previous year both are to be recognized, both are to be rectified. तो 2600 plus 5200 बैलेंस 70%, उतना लिख के ऊपर एडजस्टमेंट कर देंगे। उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी नोट। एक्सप्लेनेटरी नोट प्रैक्टिकली जरूरी है, आपने ये सब किया, समझ में कैसे आएगा आपने क्या किया, तो नोट्स टू अकाउंट्स में वो लिखना जरूरी है, बताना जरूरी है, इसलिए चेंजेस हुआ, हमने ये किया। इस तरह का क्वेश्चन को 5 मार्क्स में वो लोग देते हैं। उनको लगा स्टूडेंट को फीलिंग आ गया होगा, तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 बोलता आपको फीलिंग आ गया, अब आप ये वाला आंसर कर दीजिए। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1। विंबलडन लिमिटेड हैज ऑलवेज वैल्यूड इट्स इन्वेंट्रीज ऑन फीफो बेसिस यूजिंग अ मैनुअल सिस्टम। फीफो बेसिस मैनुअल सिस्टम हो सकता है, मैनुअली मुंह से कैलकुलेट हो सकता है, सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। ड्यूरिंग 2001 द कंपनी परचेज्ड अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम and discovered that most industry equivalent companies use weighted average method.
बोलता है द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू एडजस्टमेंट्स आर, इसका मतलब बेसिकली भूमिका ये बांध रहा है कि हम लोग फीफो के बदले हम भी एवरेज यूज करेंगे। अब ये कौन सा हुआ? रिकॉग्निशन, प्रेजेंटेशन, मेजरमेंट। कौन सा हुआ ये? मेजरमेंट। जब सम कर रहे थोड़ा सा फीलिंग थ्योरी वाला ज्यादा याद होएगा, वहां से पढ़ के भूल के आगे नहीं बढ़ जाएंगे। और ये कौन सा हुआ? IFRS चेंज की रिलायबिलिटी और रेलेवेंस, रिलायबिलिटी और रेलेवेंस, ये वो चल रहा है। ठीक है, अब बोल रहे पुराना पॉलिसी के अनुसार आपका इनकम स्टेटमेंट दोनों साल का बना हुआ है, 2001 2000 रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। द रिटेन्ड अर्निंग्स बैलेंस एज एट द बिगिनिंग ऑफ 2000 वॉज, एज एट द बिगिनिंग ऑफ 2000, वापिस से पिछले साल का बिगिनिंग का बात कर रहे हैं। पिछले साल के बिगिनिंग में 6 लाख का रिटेन्ड अर्निंग था। पिछले साल आपने 110 कमाया था, ये 110 ट्रिपल जीरोस में है, यानी कि ये भी 110 है। तो 6 लाख प्लस 110, लास्ट ईयर क्लोजिंग क्या हो गया? 710। वो इस साल का ओपनिंग 710, इस साल आपने 130 कमाया, तो इस साल का क्लोजिंग 710 प्लस 130, 840। ये सब गलत गलत से सारा गलत गलत आ गया, ऐसा हो के रखा है। बोल रहा है द इंपैक्ट ऑन इन्वेंट्री ड्यू टू द चेंज इन पॉलिसी वॉज डिटरमाइंड एज, द इंपैक्ट ऑन इन्वेंट्री ड्यू टू चेंज इन पॉलिसी वॉज डिटरमाइंड एज, मतलब वो लोग आपको फीफो और एवरेज से इन्वेंट्री का वैल्यू नहीं बता रहे, वो लोग डिफरेंस बता रहे हैं। बोलता है आप अगर फीफो के बदले एवरेज मेथड फॉलो करोगे तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो बता रहे हैं। बोलता है इन्वेंट्री एज एट 31 दिसंबर 2009 एन इंक्रीज ऑफ 20,000। बोलता है इन्वेंट्री एज ऑन 31 दिसंबर 2009, ध्यान देना,